Guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar। तो आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं आज हम करेंगे द यूनाइटेड नेशंस, जो कि चैप्टर है 22। बुक है हमारी माय वंडरफुल बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। कार्डोवा का एडिशन है क्लास 5 की SST की बुक है। तो चैप्टर पढ़ते हैं हम 22 द यूनाइटेड नेशंस। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बर्थ ऑफ द UN, यानी कि UN जो था वो स्टार्ट कैसे हुआ। द यूनाइटेड नेशंस यानी कि UN इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी? ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग इसमें जो है वो कंट्रीज़ एक तरीके से इंक्लूडेड हैं, राइट। तो एक तरीके से समझिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग इसमें आते होंगे एक तरीके से, ठीक है ना। आप ऐसे समझ लो। अब इट वाज फाउंडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और ये जो यूनाइटेड नेशंस बना ये बना वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। कब बना ये? 1945 में। सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, वर्ल्ड वॉर की। बात समझ लो कि वर्ल्ड वॉर मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज़ जो होती हैं वो ग्रुप्स में लड़ी थी, ठीक है। मतलब कुछ कंट्रीज़ का एक ग्रुप बन गया, फिर कुछ कंट्रीज़ का एक ग्रुप बन गया, और ये कंट्रीज़ जो थे, ये जो ग्रुप्स थे, ये आपस में लड़े थे। अब क्या हुआ, जब इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई होगी। जब इतनी ज़्यादा तबाही हुई तब लोगों को समझ में आया कि ये लड़ाई हमने लड़के हासिल क्या किया, हमें कुछ नहीं मिला, हमारे लोग मर गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे काम धंधे चौपट हो गए। तो फिर जो है तब लोगों ने समझा कि हाँ भाई, ज़रूरत है किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो अगर देश आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें समझा बुझा के आपस में बातचीत करा के नेगोशिएट करा के और युद्ध को टाल सके एक तरीके से। तब ये जो है वो UN जो है हमारा बना था, ठीक है। थोड़ा समझ में आया होगा तो अब आगे पढ़ने में आसान हो जाएगा आपको। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर हुआ, मिलियंस ऑफ पीपल, विमेन एंड चिल्ड्रन लॉस्ट देयर लाइफ। तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ, हमारा ये सेकेंड भी हुआ, जब फर्स्ट भी हुआ था तब भी यही हुआ था कि भाई बहुत ज़्यादा ही लॉस हुआ था। ऐसे ही जब सेकंड हुआ तो मिलियंस ऑफ पीपल ने अपना लाइफ खो दिया, लोग मर गए, विमेन मर गई, बच्चे मर गए, ठीक है। एंड देयर वाज सैडनेस ऑल अराउंड। और होना क्या है भाई, जब इतनी मौतें होंगी, ठीक है, लोग अपाहिज हो जाएंगे, उनके काम धंधे चौपट हो जाएंगे, तो क्या होगा, सब आसपास सब तरफ थी सैडनेस, सब तरफ दुख था। पीपल रियलाइज्ड, लोगों ने क्या महसूस किया, दैट द वॉर वॉज यूजलेस, कि पूरा जो युद्ध था वो एकदम यूजलेस था, निरार्थक था, बेकार था, होना ही नहीं चाहिए था। ये समझ में आया लोगों को, लेकिन कब? जब वो कहते हैं ना, वो चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब ये सारा कुछ हो गई बर्बादी, तो फिर उसके बाद अब ये सब कुछ समझ में उन्हें आ रहा था कि भाई हमने कितना गलत किया। इट ओनली ब्रॉट लॉस एंड पेन टू एवरीवन। तो इस युद्ध ने सबके लिए क्या लेकर आया, केवल लॉस लेकर आया, चाहे वो लाइफ का लॉस हो, चाहे प्रॉपर्टी का लॉस हो, चाहे जॉब का लॉस हो, और पेन हर जगह दुख रहा लोगों को। मनी स्पेंड ऑन वॉर्स कुड हैव बीन यूज्ड टू मेक पीपल हैप्पी एंड प्रॉस्परस। जो पैसा वॉर पे खर्च हुआ, ठीक है, वही पैसा लोगों की खुशी के लिए हो सकता था, लोगों को समृद्ध बनाने के लिए हो सकता था, देश के डेवलपमेंट के लिए हो सकता था, है ना। तो वो पैसा क्या हुआ, इतना युद्ध में बहुत ज़्यादा ही लेवल पर पैसा बर्बाद हुआ एक तरीके से। फॉल्टिलिटी ऑफ वॉर यानी निरार्थकता, ठीक है ना। वॉर की निरार्थकता मानी क्यों हुआ, बेकार हुआ, जो भी था यूजलेस हुआ। वॉज द मैसेज, ये एक मैसेज था दैट द ह्यूमन वर्ल्ड लर्नड, जो पूरे ह्यूमन वर्ल्ड ने सीखा फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से। अब देखो, ह्यूमन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तब भी क्या हुआ था, तब भी लोगों को समझ में आया था कि बहुत ज़्यादा ही लॉस हो गया है, बहुत बर्बादी हुई है। तब क्या हुआ, सम कंट्रीज़ रियलाइज्ड, कुछ कंट्रीज़ ने ये रियलाइज़ किया दैट द वॉर शुड बी स्टॉप्ड। भाई इतने बड़े लेवल पर युद्ध बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वॉर जो है, युद्ध जो है, उन्हें स्टॉप होना चाहिए। दे फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। और उस समय क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम की बात बता रही हूँ अब मैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, इसको तो स्टॉप होना चाहिए, ठीक है, तब क्या बनाया गया था, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, एक ग्रुप, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस टू स्टॉप एंड प्रिवेंट वॉर्स इन फ्यूचर। किस लिए बनाया गया लीग ऑफ नेशंस? जिससे कि जो भविष्य है उसमें कोई वॉर ना हो। लोग अगर मान लो कि अगर आप लोगों को लग रहा है दो देश आपस में सहमत नहीं है किसी बात को लेकर, तो ये जो ग्रुप होगा लीग ऑफ नेशंस, ये ग्रुप जो है उनकी प्रॉब्लम्स को बैठ के सुलझाने की कोशिश करेगा आपसी बातचीत के जरिए, ना कि किसी युद्ध के जरिए। तो इस तरीके से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो युद्ध नहीं होंगे। तो ये इनका पर्पस था बनाने का, टू स्टॉप एंड प्रिवेंट वॉर्स इन फ्यूचर बाय सेटलिंग डिस्प्यूट। डिस्प्यूट क्या होते हैं, मतभेद, झगड़े, और सेटल करना उनको, समझ गए, पीसफुली, मतलब शांति से। बट दिस ऑर्गेनाइजेशन सीज्ड टू फंक्शन, मतलब एक तरीके से इसके फंक्शन जो है वो बंद हो गए थे, मतलब नहीं किया था। आफ्टर अनदर वर्ल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, लेकिन एक तरीके से ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इतनी सफल बैठी नहीं जितना सोचा गया था। ये 10 जनवरी 1920 में बनी थी, ठीक है, और लेकिन ये जो था ये इतनी सफल नहीं रही, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड बहुत जल्दी हो गया,
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है किसकी सफलता थी ही नहीं। अब आज आगे क्या कर रहे हैं, द रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज द बर्थ ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन। अब लीग ऑफ नेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बनाई गई शांति लाने के लिए, शांति आई नहीं क्योंकि फिर एक और वर्ल्ड वॉर हो गई। अब उस वर्ल्ड वॉर के बारे में समझ में आया कि लीग ऑफ नेशंस से हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमने बनाई एक और ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनी तब। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बर्थ हुआ अनदर ऑर्गेनाइजेशन का, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा दैट इट्स नेम वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका जो नाम था वो यूज़ किया गया पहली बार बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और वो कौन थे प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। इनकी स्पेलिंग ज़रूर याद कर लेना, एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट है। द चार्टर वॉज साइंड बाय 50 मेंबर्स। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे चार्टर क्या है। अब मैं आपको चार्टर ऐसे समझा देती हूँ। देखो चार्टर क्या होता है, ऐसे समझो कि एक फाइल में बहुत सारे रूल्स लिख दिए गए कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, आपको ऐसा ऐसा करना होगा। तो रूल्स समझ लो कि भाई आगे जैसे युद्ध ना हो। फिर 50 कंट्रीज़ ने कहा, 50 मेंबर्स बने हो उसके, ठीक है, और उन सब ने कहा कि ठीक है चलो हम ये बातें मानेंगे और उसको साइन कर दिया। तो समझ के एक तरीके का एग्रीमेंट हो गया ये। द चार्टर वॉज साइंड बाय 50 मेंबर कंट्रीज on 24 October 1945 इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। तो ये सब कहाँ हुआ था याद रखना। चार्टर कितनी कंट्रीज ने साइन किया ये भी याद रखना है। ठीक है, दिस डे इज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस डे। इस दिन को क्या कहा गया, यूनाइटेड नेशंस डे कहा गया, जिस दिन चार्टर साइन हुआ था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को कहाँ साइन हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में, जो कि यूएसए में है। ठीक है, इंडिया वाज आल्सो अ फाउंडर मेंबर। अब देखो इंडिया उस समय आज़ाद भी नहीं हुआ था, 1945 के बाद बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अब 1945 में हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी इंडिया जो था वो वहाँ पे मेंबर था। ठीक है, प्रेजेंटली द यूएन हैज़ 193 कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स। शुरू में कितने थे, 50 मेंबर, अभी कितने बता रहे हैं वो, 193। ठीक है, लोगों को समझ आ रहा होगा ना कि हाँ ये सही कह रहे हैं, ये ग्रुप जो है वो शांति के लिए है। तो और कंट्रीज आके कंट्रीब्यूट कर रही हैं और आके इनके साथ मिल रही हैं। मेंबरशिप ऑफ द यूएन, तो मेंबरशिप ऑफ द यूएन कैसे होगी ये पढ़ते हैं। द यूएन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ मिशन। यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मिशन है, मिशन क्या है, शांति लाना। ठीक है, झगड़ों को रोकना। इट इज़ ओपन टू एनी कंट्री, ये खुला हुआ है एक तरीके से, मतलब कोई भी कंट्रीज में आ सकती है। दैट वांट्स, जो चाहती है, टू जॉइन हैंड्स, हाथ मिलाना, फॉर द कॉज ऑफ पीस, जिसके पास कारण हो कि वो भी शांति चाहते हैं। लेट्स सपोज एक कंट्री है वो भी चाहती है कि हाँ भाई सब जगह शांति हो, कोई युद्ध ना हो, तो वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में आकर मिल सकती है। इट हैज़ अ रिच, पुअर, लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई इसके अंदर अमीर ही देश शामिल हो, इसके अंदर कैसे भी देश शामिल हैं, चाहे वो अमीर देश हों, चाहे वो गरीब देश हों, चाहे वो बड़े देश हों, चाहे वो छोटे देश हों, सभी इस ग्रुप में आ सकते हैं। दैट हैज़ डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। ठीक है ना, तो अलग अलग देश के वो बोल रहे हैं, चाहे कैसे भी पॉलिटिकल सिस्टम्स उनके अलग अलग हों, डिफरेंट हों। ठीक है, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम्स उनके अलग हों, लेकिन कोई भी कंट्रीज में आकर मिल सकती है। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स, ये चीज़ दिस प्रूव्स, ये चीज़ प्रूव करती है दैट पीस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज। तो शांति जो है वो देशों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ एवर डिफरेंट दे मे बी इन कल्चर, हाँ हो सकते हैं कि वो अपने कल्चर में डिफरेंट हों, या फिर उनके साइज़ या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट हों। साइज़ का मतलब यहाँ कंट्री के साइज़ से है, राइट, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी लोग क्या चाहते हैं, जो भी यूएन का मेंबरशिप लेना चाहता है, अगर उसका इच्छा है शांति का, तो वो इनके ग्रुप में आकर मिल सकता है। एवरी मेंबर कंट्री प्लेज टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स। अब जितने भी मेंबर्स हैं कंट्री के, वो प्लेज, शपथ लेते हैं सेटल करने के लिए देयर डिस्प्यूट्स पीसफुली, शांति से अपने झगड़ों को, एंड स्टे अवे फ्रॉम यूजिंग एनी काइंड ऑफ फोर्स, और दूर रहते हैं यूज़ करने के लिए किसी भी फोर्स को। मतलब वो अपनी वहाँ कोशिश करेंगे कि मतलब ये जो देश हैं ये युद्ध ना करें, राइट, पूरा उनका रहेगा ये। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन, मतलब क्यों बना, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन कारण क्या क्या थे। पहला, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन आर टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। पूरा हमने ये सब अभी पढ़ा ही है कि पूरे संसार में क्या रहे, शांति रहे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद तक तो ये सब बहुत अच्छे से समझ गए थे कि वर्ल्ड वॉर 1 में और 2 में बेइंतहा बर्बादी हुई है और इससे कोई भी लाभ हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी कैसे, एक सपोज छोटा सा देश है कोई, ठीक है, अब वो जो है उसको तो कोई भी बड़ा देश आके हमला कर देगा नहीं, तो
तो सिक्योरिटी के लिए भी बनाया गया एंड डेवलप करने के लिए गुड रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अच्छे अच्छे रिलेशन भी डेवलप रहे दूसरों को देशों में, मतलब ये भी उन्होंने सोचा कि भाई अगर जैसे अगर देश आपस में लड़ते ही रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो सब चाहे कोई भी देश हो, जो भी लड़ रहे हैं वो सब बर्बादी होने, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, लेकिन दोनों ही देश जो हैं वो बर्बादी होंगे, रिलेशंस कभी भी अच्छे डेवलप नहीं होंगे। अगर अच्छे रिलेशन होंगे, लेट्स सपोज ऐसे मान के चलो कि एक देश है जहाँ पर तेल के कुएँ हैं, ठीक है, सबको पता है सऊदी अरेबिया वगैरह में। अब वहाँ से क्या होता है कि अगर रिलेशन उनके सारे देशों से ख़राब होंगे तो उनका तेल खरीदेगा कौन, फिर उनके देश में पैसा आएगा कहाँ से, समझ रहे हो, मीन कॉन्सेप्ट में जाओ अंदर, ठीक है। तो हर देश के पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और जो है वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उन चीज़ों को, फिर उनके देश में पैसा आता है, तो रिलेशंस भी तो अच्छे होने चाहिए ना देशों के साथ, तभी तो आप अपने डेवलपमेंट के लिए पैसा ला सकते हो बाहर से, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प तो होनी ही चाहिए। तो ऐसे ही ऐसे ही सोच के कि सब देश आपस में अच्छे रिलेशनशिप रखे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी टू एनकरेज कॉरपोरेशन टू सॉल्व सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। अब देखो, एनकरेज करने के लिए कि कॉपरेट करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके देश में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई देश कोई बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है फेस, तो सॉल्व करा जाए, सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे वो कल्चरल हो चाहे इकोनॉमिक हो। अच्छा, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय, ठीक है, मानव से रिलेटेड कोई ह्यूमिलेशन हो रहा हो कहीं पर, तो और इंटरनेशनल लेवल पर इसको कहा जाता है, ठीक है। प्रमोट करो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए एंड फ्रीडम के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टू एक्ट एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस नेशंस फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन। टू एक्ट एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, एक कॉमन ग्रुप है, एक कॉमन जगह है जहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि भी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर जाया जा सकता है, तो एक हार्मनी आ जाती है। हार्मनी मतलब एक समानता आ जाती है, हार्मनी, ठीक है, समझ रहे हो, हार्मनी मतलब एक तरीके से समानता आ जाती है, तालमेल बैठाना जिसे हम बोल सकते हैं। टू एक्ट एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्टिविटीज़, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हों वेरियस नेशंस की, तो उनको हम क्या कर सकें, सब में एक तालमेल बैठा सकें। और वेरियस नेशंस किस लिए, फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द UN। अब द यूनाइटेड नेशंस वर्क्स इन द मोस्ट पीसफुल मैनर, जो यूनाइटेड नेशंस जो है वो काम करता है सबसे ज़्यादा ही पीसफुल मैनर में, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से। ये युद्ध को कभी प्रमोट कर ही नहीं सकता, राइट। इट सिंपली प्रूव्स, ये प्रूव करता है अ प्लेटफॉर्म टू टॉक एंड डिस्कस करना है प्रॉब्लम्स को दैट अफेक्ट्स, जो आप प्रभाव डालती हैं द कंट्रीज़ को ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्लेटफॉर्म ने सिंपली क्या प्रूव किया, इट सिंपली प्रूव्स अ प्लेटफॉर्म टू टॉक, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ आप बातचीत के द्वारा और डिस्कस कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, एंड दैट अफेक्ट, जो प्रभाव डालती हैं कंट्रीज़ पे पूरे वर्ल्ड की। यानी कि यहाँ पर जाओ, आपको प्रॉब्लम्स हैं, दो कंट्रीज़ आपस में, उनके मेंबर्स बैठेंगे, आपस में जो है बातचीत करेंगे और इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इट अपॉइंट्स गुड विल एम्बेसडर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं गुड विल एम्बेसडर्स, माने एम्बेसडर एक समझ लो, पोस्ट समझ लो, राजदूत वो जिसको बोलते हैं, जो कि वो क्या करते हैं, वो बंदे जिन्हें अपॉइंट किया जाता है अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों के बीच में अबाउट द एम्स, कि इनका एम क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। एनी कंट्री दैट एक्सेप्ट्स द गोल, जो भी कंट्री को लगता है कि हाँ भाई इनका जो गोल है ये तो बहुत अच्छा है, ये तो लोगों के बीच में तालमेल बैठा रहे हैं, तो देश के बीच में युद्ध को रोक लेंगे इस तरीके से, और सब ह्यूमिलेशन नहीं होगा कहीं किसी का भी, छोटे छोटे देश जो हैं वो भी सिक्योर फील करेंगे, सिक्योरिटी भी इनका पर्पस है। तो जब लोगों को लगा, देशों को लगा कि हाँ भाई ये सब ठीक है, अच्छा है इनका, तो फिर वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। इट अपॉइंट्स, ये तो हो गया। एनी कंट्री दैट एक्सेप्ट, जो भी कंट्री एक्सेप्ट करती है द गोल्स ऑफ द यूएन को, यूएन चार्टर एंड इट इज़ कमिटेड टू पीस कैन बिकम अ मेंबर, तो वो लोग इनके मेंबर बन सकते हैं। आप अपनी क्लास के बारे में सोचो, ऐसे 5 बच्चों ने एक ग्रुप बना लिया, 5 बच्चों ने वो एक ग्रुप ऐसा बनाया जिस ग्रुप का काम क्या है कि अगर 2 बच्चे कोई भी लड़ रहे हैं या 4 बच्चे लड़ रहे हैं, 10 बच्चे लड़ रहे हैं, तो वो ग्रुप जो है वो बैठेगा और वो सुलझाएगा। या फिर टीचर्स का ग्रुप मान लो, 5 बच्चों का भी नहीं, 5 टीचर्स का ऐसा ग्रुप बना दिया गया है स्कूल में कि अगर कहीं कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी तो ये टीचर्स का 5 ग्रुप बैठेगा और फिर ये दोनों पक्ष सुनेंगे और फिर जो सही होगा उसका फैसला हो जाएगा एक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से। ऐसे ही ये भी एक ग्रुप है। और मान लो अब इन ग्रुप के साथ और लोग मिलने लगे आके, ये भी आपका मोटिव अच्छा है, हम भी आपके मेंबर बन जाते हैं, आपका मोटिव अच्छा है, हम भी आपके मेंबर बन जाते हैं, ऐसा कुछ चलने लगा। अब आ जाइए यहाँ पर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। ऑर्गन्स वन एक तरीके से जैसे आपका बॉडी का ऑर्गन होते हैं ना, हाथ हैं, आँख हैं, नाक है,
ठीक है, सबका अलग अलग काम होता है। तो ऐसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग ऑर्गन हैं, अलग अलग इनके काम होते हैं। कैसे? द वर्क ऑफ यूएन इज कैरिड आउट बाय 6 मेन ऑर्गन। तो 6 जो हैं वो इसके मेन ऑर्गन एक तरीके से। जनरल असेंबली, पहला जनरल असेंबली। द यूएन जनरल असेंबली इज़ लाइक अ वर्ल्ड पार्लियामेंट। पूरे जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट होती है, ये कह रहे हैं ये एक ऐसी असेंबली है जैसे कि पूरे वर्ल्ड की एक कॉमन पार्लियामेंट है कोई। ईच मेंबर कंट्री हैज़ 1 वोट। हर मेंबर कंट्री का, जैसे लेट्स सपोज हम हैं तो हमारा 1 वोट माना जाएगा। कोई चाइना है तो फिर उसका 1 वोट माना जाएगा। अमेरिका है उसका 1 वोट माना जाएगा। तो ऐसे हर एक का 1-1 वोट। अब वोट की बात यहाँ कहाँ से है? लेट्स सपोज वो लोग कोई बात कह रहे हैं या कोई उनका सजेशन है तो उसमें वोटिंग होगी ना, क्या आप बताइए। तो फिर वोटिंग में जो भी ज़्यादा, जिस भी बात को ज़्यादा वोट मिलेंगे तो फिर वो चीज़ मान ली जाएगी, इस तरीके से कुछ। तो यूएन जनरल असेंबली इज़ लाइक अ वर्ल्ड पार्लियामेंट। ईच मेंबर कंट्री हैज़ 1 वोट। द जनरल असेंबली मीट्स वंस अ ईयर इन सितंबर। और जितने भी जनरल असेंबली के जो लोग होते हैं मीट करते हैं वंस अ ईयर, साल में एक बार, सितंबर में, एट इट्स हेडक्वार्टर। और वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज इन न्यूयॉर्क, राइट। नेक्स्ट देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, क्या है इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी? इज टू लुक आफ्टर, देखभाल करना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, राइट। कितने मेंबर्स हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इट हैज़ 15 मेंबर्स। आउट ऑफ दीज 15 मेंबर्स 5 आर परमानेंट। देखो 15 मेंबर्स मतलब क्या, 15 कंट्रीज से यहाँ पर हर एक का 1-1 हो गया ना। तो वो बोल रहे हैं कि 5 जो हैं वो परमानेंट है। वो कौन से परमानेंट है वो ध्यान करना, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड नेशंस एंड यूएसए। ये तो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ध्यान से पढ़ लेना। द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट मतलब चेंज हो सकते हैं। एंड आर इलेक्टेड, और चुने जाते हैं फॉर अबाउट अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, लगभग 2 साल के पीरियड के लिए। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इट एम्स, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? एट क्लोजिंग द गैप और डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर कंट्रीज। देखो रिच और पुअर कंट्री के बीच का गैप कैसे आ जाता है? नॉर्मल है, सोसाइटी में भी आप देखो कि अमीर आदमी अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हैं या गरीब आदमी बेचारा इन्फीरियर फील कर रहा है। वो ऐसा नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहे, इनके बीच में जो गैप है वो हम फिल कर सकें। सो यहाँ बड़े लेवल पे बात होगी, कंट्रीज़ के लेवल पे, कि कोई गरीब कंट्री है और एक अमीर कंट्री है तो उनके बीच में जो है वो डिफरेंसेस ना रहें, उस गैप को ये फिल कर पाएँ। तो किसका हो गया? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वाले जो ग्रुप होगा ना, इनमें भी अलग अलग ग्रुप हो गए ना, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन हो गए, मतलब एक तरीके से अलग अलग ग्रुप बन गए। ये ग्रुप ये वाला काम करेगा, ये ग्रुप ये वाला काम करेगा, ये ग्रुप ये वाला काम करेगा, राइट। तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वाला ग्रुप है वो क्या काम करेगा? उसका एम, उसका उद्देश्य क्या रहेगा? क्लोजिंग द गैप और डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर कंट्रीज। इट प्रूव्स डायरेक्ट फंड्स टू दी इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट फंड्स टू द कंट्रीज इन नीड। ये प्रोवाइड करता है, क्या देता है? फंड्स, यानी कि पैसा, ठीक है, पैसा प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज़ को जिसको ज़रूरत होती है। बहुत गरीब कंट्री है, उसको ज़रूरत है, वहाँ पे बाढ़ आ गई है, वहाँ पे कुछ बड़ा हो गया है हादसा, ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है उसको पैसा भी। इट ऑल्सो एनकरेज, ये एनकरेज भी करता है द रिच कंट्रीज़ टू हेल्प आउट द पुअर वंस, ठीक है। जैसे होता है ना कि आप लोगों को भी तो समझाते हैं कि अगर आपके पास पैसे बहुत सारे हैं तो आप जो है वो गरीबों की हेल्प कीजिए, ठीक है। या अगर आपने अचानक किसी को प्रॉब्लम में देख लिया तो आपको समझ में आ रहा है कि भैया हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे बस की है, मुझ पे इतने पैसे हैं कि मैं इसकी मदद कर सकूँ। तो ये उस लेवल पर होता है, बड़े लेवल पर, कि किसी बड़ी कंट्री है तो क्या होगा, बड़ी कंट्री को पता चला कि भाई ये छोटी कंट्री जो है यहाँ पर भूकंप आ गया है, बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गई है, तो ये बड़ी कंट्री को इनकरेज करते हैं कि भाई, समझाते हैं कि भाई आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, आप क्या करो, आप इस छोटी कंट्री का जितना हो सकता है आपसे उतना हेल्प करिए आप, ठीक है। तो वो चीज़ ये कह रहे हैं। तो ये जो ग्रुप होता है ये भी तो जैसे है ना मीडिएटर का काम कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। प्रोवाइड्स करता है डायरेक्ट फंड टू द कंट्रीज इन नीड। इट ऑल्सो इनकरेज द रिच कंट्रीज टू हेल्प आउट द पुअर वंस। इट एम्स टू इम्प्रूव हेल्थ कंडीशंस एंड एजुकेशन एंड ऑल्सो टू कंट्रोल पॉपुलेशंस ऑफ वेरियस कंट्रीज। तो ये जो है वो हेल्थ पे भी ध्यान रखता है कि हेल्थ कंडीशंस अच्छी होंगी, जिस भी देश के लोगों की हेल्थ कंडीशंस अच्छी होंगी वो देश जो है वो डेवलप करेगा। बीमार लोग क्या देश को डेवलप करेंगे, राइट। तो हेल्थ कंडीशन प्लस एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड हो तो आप अपने देश को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, राइट। सो उस पर भी ये लोग ध्यान देते हैं। और कंट्रोल करना पॉपुलेशन, अब देखो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती चली जाएगी उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज तो देखो उतने ही हैं, वो उतने ज़्यादा लोगों में बट जाएंगे। तो ये कोशिश करते हैं कि भी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े।
अब आ जाओ नेक्स्ट आ जाता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ये वाला जो ग्रुप होगा ये क्या करेगा, द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नॉट फंक्शनल एनीमोर। वो कह रहे हैं अब ये फंक्शनल नहीं है, तब बना होगा लेकिन अब ये काम नहीं करता है ग्रुप। इट वॉज फॉर्म टू लुक आफ्टर 11 रीजन्स विच वर नॉट इंडिपेंडेंट। ये 11 रीजन्स को देखभाल करने के लिए बना था, लुक आफ्टर करने के लिए बना था, जो अब नहीं है, विच वर नॉट इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, अब सेक्रेटरीट का देख लो। सेक्रेटरीट टेक्स केयर ऑफ द डे टू डे वर्किंग ऑफ द यूएन एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द यूएन बॉडीज। अब सेक्रेटरीट ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि सेक्रेटरीट जो है वो देखभाल करता है जो भी डे टू डे वर्क हो रही है ना, यूएन में तो काम चलता है ना, ठीक है, तो वो काम क्या क्या चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, और ऑल्सो लुक आफ्टर करते हैं प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ पर, जो भी पॉलिसीज़ ये यूएन वाले बना रहे हैं, जो भी इनके प्रोग्राम है कि अब हमें ये करना है, अब हम ये करेंगे, ठीक है, सो उसको भी ये देखते हैं। इट्स ड्यूटीज इंक्लूड, इसकी ड्यूटी में क्या क्या आ जाता है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस, कि भाई पीस कीपिंग ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया, शांति लाने के लिए हम क्या क्या करें, राइट। तो ऐसे ऑपरेशंस चलाए जाते हैं कि भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो आप जो भी इनकी तरीके होते होंगे उस तरीके से उसको समझाते हैं। तो पीस कीपिंग जो है वो ऑपरेशंस होते हैं इनके, ठीक है। और मीडिएटिंग इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट, दो चार जो देश हम आपस में जो है लग रहा है कि भाई यहाँ पर झगड़े हो सकते हैं, तो मीडिएट करते हैं एक तरीके से, बीच में बैठ के झगड़े सुलझाना, जिसे कह सकते हैं कि भैया लड़ना नहीं है, बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इनसे, फिर वो उनसे पूछेंगे कि तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, फिर बैठ के डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, और बिना युद्ध के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मैक्सिमम इनका कोशिश होता है, ठीक है। और नेक्स्ट करो, इंटरप्रिटेटिंग स्पीचेस एंड ट्रांसलेटिंग डॉक्यूमेंट्स इनटू द यूएन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब इंटरप्रिटेट करना, एक तरीके से समझाना, कुछ रह तो नहीं गया, बीच में से रह गया आई थिंक। इट्स ड्यूटीज इंक्लूड्स पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ये हो गया, मीडिएटिंग इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ये हो गया, ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस, अच्छा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, टू लुक इनटू मेनी वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत सारे वर्ड में अलग अलग टाइप से प्रॉब्लम्स हमेशा चल ही रहे होते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए देखते हैं भी क्या करना है, कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है जगह जगह। इंटरप्रिटेट करते हैं स्पीचेस को और ट्रांसलेट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को इन यूएन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उसमें ट्रांसलेट वगैरह करते हैं ये। द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द यूएन सेक्रेटरीट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि भाई हु इज़ द हेड ऑफ द यूएन सेक्रेटरीट, और वो होता है द सेक्रेटरी जनरल। ही इज़ अपॉइंटेड बाय, हु अपॉइंट्स इट, ये भी याद रखना है, इस पोस्ट के बंदे को कौन अपॉइंट करता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली फॉर 5 years, यूएन जनरल असेंबली करती है 5 साल के लिए, किसको अपॉइंट करती है, द सेक्रेटरी जनरल को, हु इज़ द हेड ऑफ द यूएन सेक्रेटरीट, ठीक है। द टर्म कैन बी रिन्यूड। आप आ जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, ये आपका फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है ICJ की, राइट। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जुडिशियल माने कौन होता है, जो न्याय दिलाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट, जैसे हमारे देश में अपनी कोर्ट होती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कोर्ट में जाता है ना वो, ठीक है। लेकिन अगर देशों को प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएंगे, वर्ल्ड कोर्ट में। अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो सोचो कोई भी देश किसी भी देश पे हमला कर दे, कोई भी छोटा देश को दबा ले, ठीक है, तो इसलिए वर्ल्ड कोर्ट बनी हुई है। इट हैज़ 15 जजेस, तो वर्ल्ड कोर्ट में हमारे कितने जजेस हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज एट हॉज इन नीदरलैंड में है। इट सेटल डिस्प्यूट्स, ये सेटल करता है झगड़ों को, दैट आर बॉट टू इट बाय मेंबर्स स्टेट्स एंड एडवाइस करता है मेंबर ऑफ द कंट्रीज़ को, ठीक है, सेटल कर देता है झगड़े। एक तरीके से मेन काम इसका क्या है कि भैया झगड़ों का निपटारा करना, और जो गलत है भाई एक तरीके से जजमेंट देना उसमें। अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे, एजेंसीज ऑफ द यूएन। अब ये क्या है हमारा, देयर आर मोस्ट एजेंसीज ऑफ द यूएन दैट प्ले अ रोल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। वो कह रहे हैं कि देयर आर मैनी एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज हैं ऑफ द यूएन की, ठीक है, जो प्ले करती हैं रोल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया की। मोस्ट ऑफ देम वर्क करती हैं अंडर द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और ज़्यादातर जो हैं एजेंसीज वो किस में काम करती हैं, किसके अंडर काम करती हैं, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO, इट प्रमोट्स, ये प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक तरीके से सहयोग करना, इन द एरियाज ऑफ साइंस एजुकेशन एंड कल्चर, ठीक है। इन दिस वे, इस तरीके से क्या होता है, इट वर्क्स
टूवर्ड्स इंटरनेशनल पीस। इस तरीके से ये काम करती हैं किस तरफ, इंटरनेशनल पीस, शांति की तरफ। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स, ये प्रोटेक्ट करती हैं, रक्षा करती हैं ह्यूमन राइट्स की भी, इंसानों के अधिकारों की। इट प्रमोट करती हैं कल्चरल डेवलपमेंट को, कि लोगों की कल्चर का भी डेवलपमेंट हो, एंड हेल्प करती हैं टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे यहाँ बहुत पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो इससे ये सब कल्चर है हमारा, डांस हमारा कल्चर है। और हेरिटेज का मतलब क्या हुआ, जो पुरानी हमारी एनर्जी है, जैसे रेड फोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, अब ये उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज हमें हमारा हेरिटेज एक तरीके से हमें पता चलता है, उस समय मुगल आए थे, ये बना था ऐसे, ठीक है। सो हर तरीके से ये भी काम करते हैं, देखती हैं भाई। एंड इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ऑल्सो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यानी कि UNICEF, ठीक है, यूनिसेफ जिसे बोलते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर द चिल्ड्रंस राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम करती है, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है, देयर डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करती है, प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा के लिए काम करती है, एंड सर्वाइवल की, जैसे वो अपना जीवन जी सके उसके लिए काम करती है। इट वॉज सेटअप आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू मीट द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद देखो बहुत ज़्यादा गरीबी आई होगी, है ना, तो बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी ये बनाई गई थी। द UNICEF, द यूनिसेफ ट्राइज टू ब्रिंग डाउन द डेथ रेट among children by giving them vacancies, vaccines, antibodies, bed nets and many other things। क्या हुआ उस समय, बहुत ज़्यादा जो है बीमारियां भी हुई होंगी लोगों को, तो वैक्सीन्स दी गई, एंटीबॉडीज़ वगैरह दी गई, ठीक है, बेड नेट्स वगैरह दिए गए, तो सब ये सब चीज़ें मिली थी। इट ऑल्सो वर्क्स टूवर्ड्स गिविंग बेसिक एजुकेशन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिक एजुकेशन देने का काम भी किया। इट वर्क्स विद गवर्नमेंट, ये काम करती है गवर्नमेंट के साथ टू इम्प्रूव, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन। तो ये बच्चों का जीवन बचाती है। आप देखो कितना काम कर रही है ये, ठीक है, ये क्या क्या काम कर रही है, आप हमारे ये वैक्सीन्स वगैरह भी देती है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ वगैरह भी देती है, प्लस बच्चों को एजुकेशन भी दे रही है, प्लस ये क्या कर रही है, उनको लाइफ को इम्प्रूव करने का भी काम कर रही है। इट वर्क्स विद द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी पर्टिकुलर के लिए कर रही है वो। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व है इन द फील्ड ऑफ वाटर, सैनिटाइजेशन यानी साफ़ सफाई, एंड न्यूट्रिशन यानी हर बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिएंट जो है वो मिलें, उसके लिए भी ये काम कर रही है। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ हेल्प टू अनफिट द कंडीशन ऑफ इन्यूमरेबल मदर्स एंड चिल्ड्रन इन अ पुअरर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो बहुत जगह वर्ल्ड में क्या है कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, कई कई जगहों पे तो बच्चे जो माँ होती है ना, उसको खाने को ठीक से मिल रहा है ना, वो बच्चों को पोषण दे पा रही है, फिर तो उनकी भी ये लोग हेल्प करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है वो क्या करती है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू एन इंटरनेशनल लेवल, मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। आजकल तो WHO वैसे भी न्यूज़ में छाई हुई है, आपको पता ही होगा, उस पर काम करती है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हैंड इन ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन्स वर्ल्ड वाइड। तो ये बहुत ज़्यादा ना कैंपेन चलाते हैं अपने, ठीक है, पूरा वर्ल्ड वाइड लेवल पर अगेंस्ट डिसीज, बीमारियों के खिलाफ, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ, मलेरिया के, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन एड्स। अब क्या जो है अभी एड्स को ख़त्म करने के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। तो डिसीज़ दैट अटैक मिलियन ऑफ पीपल एंड किल देम, उन बीमारियों के खिलाफ एक तरीके से ये क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, जैसे बीमारियों के खिलाफ ये जगह जगह लोगों को समझाएंगे कि भैया इस चीज़ से ये बीमारी हो जाती है, फिर उसके लिए वैक्सीन भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, जिससे भी हज़ारों लाखों लोग मर जाते हैं ऐसी बीमारियाँ जो होती हैं। इट takes upon itself the task of spreading awareness among the people। तो it takes upon itself, वो अपने आप ही करते हैं, टास्क है, स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस लोगों के में कि भाई ऐसा करोगे तो फिर ये वाली बीमारी हो जाएगी। सो एज टू प्रिवेंट द स्प्रेड, तो इस तरीके से वो बचा पाते हैं, ठीक है, बीमारियों को होने से। इट अनकरेजेस, वो इनकरेज करते हैं कम्युनिटी को, हेल्थ केयर को, एंड इक्विप्स हेल्थ वर्कर्स को विद द एक्सपर्टाइज टू यूज़ इक्विपमेंट्स। भाई एक तरीके से ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आपको इक्विपमेंट कैसे यूज़ करने हैं, न्यू ड्रग्स इफेक्टिवली उन्हें कैसे आपको यूज़ करना है। गवर्नमेंट आर ऑल्सो एडेड बाय द WHO ऑन हेल्थ मैटर्स, ठीक है। अब आ जाओ, गवर्नमेंट को भी मतलब एक तरीके से एड मिलती है। गवर्नमेंट आर ऑल्सो एडेड बाय WHO, ठीक है, ऑन हेल्थ मैटर्स में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO क्या करती है, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन हेडक्वार्टर एट रोम। तो रोम में है इनका हेडक्वार्टर, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, राइट। इट्स मेन फंक्शन टू फाइट हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। हंगर भूख, और मेल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन बहुत ही कम मिलना एक तरीके से, या ज़्यादा मिलना। The experts of this organization advise governments on matters such as methods of farming and
फाइटिंग प्लांट एंड एनिमल डिसीजेस। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड सप्लाईज टू पुअर पीपल को, गरीब लोगों को मतलब खाना प्रोवाइड करते हैं इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, एज द नेम सजेस्ट, जैसे इसका नाम ही सजेस्ट करता है, दिस ऑर्गेनाइजेशन एम्स, इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द मैन एंड वुमेन। मतलब भाई ऐसा नहीं हो कि काम तो इनसे कराया जा रहा है सारा दिन और पैसे मिल रहे हैं 10 रुपये, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ पे लोग ध्यान रखते हैं। अचीवमेंट्स, सॉरी, achievements of the UN. The United Nations is a world organization. It has been successful in bringing peace to the world. अब United Nation जो है वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है वो एक सफल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिंग यानी कि लाने में, पीस यानी कि शांति वर्ल्ड में। इट हैज़ सॉल्व मेनी डिस्ट्रीब्यूट्स, इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स माने झगड़े जो हैं वो सुलझाए हैं बिटवीन नंबर ऑफ कंट्रीज़, बहुत सारे देशों में, ठीक है, बिटवीन मेंबर कंट्रीज़ के। इन दिस वे इस तरीके से क्या हुआ, वॉर्स हैव बीन प्रिवेंटेड, जो युद्ध हैं वो रोक दिए गए हैं। इट वर्क्स टू ब्रिंग अबाउट डिसआर्मामेंट, और इससे क्या हुआ, डिसआर्मामेंट मतलब आर्म को ही नहीं यूज़ करना, हथियारों को नहीं यूज़ करना। एंड शुएंस मिस यूज़ ऑफ वेपन्स, मतलब कोई एक तरीके से मिस यूज़ न करे अपने हथियारों का। मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है जिससे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द UN दैट द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और ये UN की वजह से हो पाया है कि जो इतने सारे देश हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं और डेवलपमेंट हो पा रहा है। इंडिया एंड द UN, इंडिया इज़ द फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो इंडिया जो है एक फंक्शनिंग मेंबर है UN का। अवर कंट्री सेंड्स इट्स सोल्जर्स, हमारे जो देश के हमारे जो देश है वो भी सेंड करता है अपने सिपाहियों को एज अ पार्ट ऑफ पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग फोर्स भी होती है ना, आर्मी होती है एक तरीके से, तो इंडिया के आर्मी मेंबर्स भी वहाँ पर जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू ब्रिंग पीस, इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेट करते हैं इन रिलीफ मेजर्स में दैट आर अंडरटेकन टू हेल्प मेंबर्स कंट्रीज इन टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़। अब देखो नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होती हैं, जैसे भूकंप आ गया कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, तो ठीक है, तो उसमें भी एक तरीके से हमारे बंदे भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इनकी तरफ से जाके। अब आवर कंट्री इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है टू पीस इन द वर्ल्ड एंड बिलीव करती हैं इन वर्किंग टूवर्ड्स इट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि भैया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारी कंट्री भी भाई पूरा साथ दे रही है UN का। तो फाइनली हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो World War I हुआ था उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, क्योंकि सबको समझ में आ गया युद्ध निरर्थक था। लीग ऑफ नेशंस अपना काम अच्छे से नहीं कर पाई और फिर World War II भी बहुत जल्दी हो गया, यानी कि वो पीस नहीं ला पाई, जो उसका एम था लाने का वो नहीं हो पाया। World War II के बाद लोगों को फिर समझ में आया कि भाई इनसे नहीं होगा, अब कुछ और करना पड़ेगा। फिर UN बनी, फिर UN जो थी उसने जो है आज तक भी अपना काम बहुत अच्छे से चलाया, क्योंकि थैंकफुली अभी तक World War III नहीं हुआ है। और आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ जाए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड राइट इन कमेंट बॉक्स कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो लिख देना उसके अंदर, कैसा लगा चैप्टर वो भी लिख देना। फिर मिलते हैं, टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।